हाँ जी, संविधान की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, चाहे आप पूरा संविधान पढ़ लें, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ा तो ये मान लीजिए कि आपने संविधान नहीं पढ़ा। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना जो है वो हमारे देश के आदर्शों को बताती है। इसको हमारे देश का आदर्श कहते हैं। आदर्श का मतलब संविधान में जो कुछ लिखा है ना, उनको कुछ सेकंडों में आपको अगर समझना है तो आप इसको समझ लें। संविधान को अगर समझना है, खासतौर से अगर कोई बाहरी व्यक्ति इंडिया में आए, कोई विदेशी नागरिक इंडिया के दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए आए और वो यहाँ को देखना चाहे, लेकिन यहाँ को वास्तविक रूप से तो हम खुद ही नहीं जानते इंडिया के लोगों के बारे में। महीने, 2 महीने, 3 महीने, साल, 6 महीने किसी के साथ रहते हैं, जब जाके हम जान पाते हैं। तो वो कैसे जान पाएगा? वो जान कैसे पाएगा? ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना जो है, ये सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की भी आत्मा, भारत की आत्मा और भारतीय संविधान की आत्मा। कहने का मतलब यह है कि इनको समझने मात्र से, इन शब्दों मात्र से उसकी विचारधारा को समझा जा सकता है कि भारत की विचारधारा क्या है। प्रस्तावना, जिस तरह कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक को लिखने से पहले संपादकीय विचार आते हैं आगे ही आगे। ये संविधान का संपादकीय विचार है कि इस पुस्तक में हमने क्या शामिल किया है और ये किन उद्देश्यों को पूर्ति करती है और ये किसके लिए लाभकारी रहेगी। तो ये सारी चीज यहाँ पर इस बात को बताती है। और प्रस्तावना में आप IAS, RAS, छोटी एग्जामों में तो बहुत ही ज्यादा है, IAS, RAS में तक हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हूबहू। और कम से कम IAS में भी प्री में दो सवाल आते हैं, एक बार में दो प्रस्तावना से। बड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज है संविधान का प्रस्तावना। हालांकि इसके ऊपर विवाद भी रहे हैं, उन विवादों से भी प्रश्न आते हैं, तो उन विवादों को भी आज समझेंगे हम कि कब कब कैसे कैसे विवाद रहा है। लेकिन पहले कुछ शब्दों के साथ हम प्रस्तावना को शुरू करते हैं। यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या भी है? उद्देशिका भी है। क्या भी है? उद्देशिका। और इसमें लिखा है, स्टार्टिंग जो हुई है वो हुई है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इस शब्दावली को हमने किस देश के संविधान के समान अंगीकार किया है? अमेरिका। किसके समान अंगीकार किया है? अमेरिका। लिया नहीं है। अगर हम अमेरिका से लेते तो उसमें अमेरिका वाले में भारत शब्द क्यों आता? आपने कहा है इस बात को कि हमने दूसरे देशों से लिया है, लेकिन लिया कहां है? अगर लिया होता तो उसमें भारत शब्द क्यों आता? हमने उसकी सोल, उसकी भी आत्मा, किसी भी देश की आत्मा उस क्या कहना चाहता है उसके आधार पर उसको लेकर उसकी अच्छी अच्छी बातें जो हमको लगी उनको हमारे संविधान में शामिल किया है। तो हम भारत के लोग शब्द से शुरू होता है और दोबारा भारत शब्द आता है। प्रश्न IAS 2016 प्री, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग हुआ है? अभी तो आपको लग रहा है मैं बता रहा हूँ इसलिए। 18 में आया था सही, सेकंड ग्रेड में। बड़ी एग्जाम का क्वेश्चन आगे छोटी एग्जाम में श्योर आता है। क्लियर? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग केवल कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत को, फिर यहां से प्रश्न शुरू हो जाते हैं। यानी ये प्रस्तावना को यहां पर अंगीकृत कर रहे हैं, अधिनियमित करते हैं या आत्मार्पित करते हैं। लेकिन मेरे को ये तो बताओ कि करते कौन है? करते कौन है? हम। तो हम भारत के लोग में न केवल संविधान सभा में बैठे हुए लोग, बल्कि हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो हमारी जो संविधान सभा थी वो संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही थी यहाँ पर।
क्लियर? तो अंगीकार किसने किया? हमने किया। आगे ये जो शब्द है ये बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे आपको। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शब्द है उसको समझे ध्यान से। आप इसको संप्रभुता भी कह सकते हैं, प्रभुता भी कह सकते हैं। प्रभुता या संप्रभुता या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थ तीनों का एक जाके मिलेगा। क्या मिलेगा? कि कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय अगर हम लेते हैं तो हम स्वयं लेते हैं, किसी दूसरे से पूछने के लिए नहीं जाते। संप्रभुता का मतलब वही होता है जो खुद के निर्णय खुद ले। क्लियर? तो भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब सभी तरीके से, समस्त तरीके से प्रभुत्व संपन्न है। भारत एक समाजवादी राष्ट्र बनाया है नहीं, बनाया है। और समाजवादी राष्ट्र की अवधारणा ये बहुत बाद में जोड़ी है। पंथ निरपेक्ष ये भी बाद में जोड़ी है। और नीचे आपको एक शब्द मिलेगा अखंडता। अखंडता, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी का मतलब यह है कि हमारे पास अगर एक रोटी है तो उस एक रोटी को भी हम मिल बांट कर खाएं। एक रोटी है, भूख भले ही हमको 4 रोटी की है, लेकिन उसमें से हमारे पास एक रोटी अगर उपलब्ध है तो उसको भी बांट कर खाएं। ऐसा नहीं मिल गया जिसको खा गए खुद ही लबूट के। क्लियर? समाजवाद की अवधारणा यही कहती है सबको मिलकर बांट कर, सबको, गरीब से गरीब तबके को भी बराबर लाने की कोशिश करना ही समाजवाद है। हाँ, ये रूस से प्रभावित होकर ली है। पंथ निरपेक्षता, ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है कि आखिरकार पंथ निरपेक्षता होता क्या है। कई लोग पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता से मापते हैं और आप भी यही समझते हैं। इस बात को मैं श्योर मानता हूं कि पंथ निरपेक्ष होना धर्म निरपेक्ष होना है, लेकिन इस शब्द का कतई मतलब धर्म निरपेक्ष होना नहीं है। पंथ निरपेक्ष होने का सीधा सा मतलब एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पुस्तक भाग 1 का अध्याय नंबर 2 अलग से पाठ है पंथ निरपेक्षता, आप उसको देख सकते हैं। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह है कि हमारा, भारत के अनुसार बताऊं तो हमारा जो राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र है या राज्य है, वो धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए। धर्म से प्रभावित नहीं होना चाहिए, यानी राज्य का, यहां पर पंथ निरपेक्षता में कोई राज्य शब्द नहीं है, लेकिन राज्य का धर्म से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और खासतौर से 29 और 30 आपको कुछ अवधारणा स्पष्ट करेंगे इसकी, धर्मनिरपेक्षता की। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कोई राज्य किसी भी धर्म विशेष की उन्नति नहीं करेगा। उसका कहने का मतलब यही है पंथ निरपेक्षता। क्या कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष रह सकता है? क्या कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष रह सकता है? बोलो। नहीं। क्या कोई राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? हो सकता है? नहीं। हिंदुस्तान का कोई धर्म नहीं है, लेकिन किसी एक को बढ़ावा नहीं देते। आपका सबसे बड़ा धर्म है आपकी मानवता। क्या उसको छोड़ सकते हैं आप? नहीं। तो आप धर्म से रहित हो सकते हैं? तो फिर बढ़ावा देना अलग चीज है, मैं धर्मनिरपेक्षता की बात बता रहा हूं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता।
पंथ निरपेक्ष हो सकता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि उसका रास्ता अलग है। किसका रास्ता अलग है? राजनीति का रास्ता अलग है, और राजनीति को धर्म से अलग करना क्या है? पंथ निरपेक्षता है। बहुत से विद्वानों ने यह माना है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक धर्म राजनीति से अलग नहीं होगा तो श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था कायम नहीं होगी। मेरे को यह बता दीजिए कि हिंदुस्तान में अगर कोई चाहे, हिंदुस्तान बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाला राष्ट्र है, और अगर इसे जनसंख्या के हिसाब से मापा जाए और धर्म के आधार पर वोट दिए जाए, तो मेरे ख्याल से कोई अल्पसंख्यक ना लोकसभा में पहुंचेगा, ना राज्यसभा में पहुंचेगा, ना कोई विधानसभा में। क्या अल्पसंख्यक इस समय नहीं है? है। तो किसके आधार पर? आप उसको धर्म से ना जोड़े। केवल धर्म से जोड़कर अगर वोट देते हैं तो वो राष्ट्र पंथ निरपेक्ष नहीं हो सकता। राजनीति को धर्म के साथ जोड़ेंगे तो राजनीति जो कहते हैं ना गंदी है। मेरे ख्याल से विश्व की किसी किताब में ये नहीं लिखा है कि राजनीति गंदी है। लिखा है तो आप बता सकते हैं। राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति में आप जैसे अच्छे लोगों का प्रवेश नहीं है, और आप उसमें प्रवेश नहीं करना चाहते। राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति तो एक राजनीति गंदी है तो इसका मतलब चाणक्य गलत था, गंदी बातें सिखाता था। तो कुछ अवधारणा समझ में आ रही है? राजनीति गंदी नहीं है। राजनीति में कुछ लोगों की वजह से, कुछ आपराधिक तत्वों की वजह से राजनीति को इस तरह की संज्ञा आप जैसे लोगों ने दी है। हम तो जाना नहीं चाहते, और जिस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते वही गंदा। राजनीति कभी गंदी हो सकती है क्या? राजनीति तो बहुत ऊंची चीज है, हर किसी की बस की बात नहीं है, और जिसकी बस की नहीं लगती वो यही कहता है। राजनीति को वास्तविक रूप से समझो तो कौटिल्य से समझो, शुक्र नीति से समझो, जिसमें सप्तांग सिद्धांत है उनको समझो। राजा का क्या कर्तव्य है, जनता का क्या कर्तव्य है, सेना का क्या कर्तव्य है, सेनापति का क्या कर्तव्य है, वहां से समझो राजनीति को। समाजवाद का मतलब समझे, पंथ निरपेक्ष का मतलब समझे कि राज्य का कोई धर्म नहीं है। हमारा धर्म होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य खुद जो है उसको आप कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति है, राज्य प्रशासन है राज्य। उसमें क्या हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं, कौन नहीं है? तो फिर कैसे रख सकते हैं हम? नेक्स्ट, तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो वो हिंदुस्तान है। इस बात पर गर्व होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब आप बाकायदे समझ चुके हैं कि इसमें जो नागरिक हैं वही शासन करते हैं। जब नागरिक शासन करेंगे तो उसमें चाहे वो केंद्रीय लेवल पर हो, चाहे राज्य लेवल पर हो, चाहे स्थानीय लेवल पर हो। क्लियर? नेक्स्ट है गणराज्य का मतलब एक अलग है। लोकतांत्रिक गणराज्य अगर एक साथ बोलेंगे तो बात अलग है। गणराज्य का मतलब यह है कि हमारे देश में शासन तो जनता का है, लेकिन ये जो लोकतंत्र होता है, इस लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। लोकतंत्र एक प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें कोई प्रतिनिधि नहीं होता, जनता स्वयं शासन करती है।
लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति को हम हमारा प्रतिनिधि चुन देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि हिंदुस्तान जैसे विशाल आबादी वाले देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे घर में अगर 2 या 3 कैंडिडेट हैं, केवल 2 या 3 कैंडिडेट हैं, तो उनमें काम का बंटवारा आसानी से हो जाएगा। कौन क्या करेगा, क्योंकि या तो 2 को करना या 2 को करना, तीसरा आदमी चौथा आदमी पे, 5वां आदमी पे, छठा आदमी पे कि इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, वो तो डाल ही नहीं सकते हैं। क्लियर? अगर हमारे ही घर में 50 या इससे अधिक लोग हैं, तो कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, कौन सा काम कौन सा व्यक्ति करेगा, उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा, उसको काम का बंटवारा करना पड़ेगा कि इस विभाग को ये देखेगा, इस विभाग को ये देखेगा, इस विभाग को ये देखेगा, और सबके ऊपर मुखिया होगा दादाजी या पिताजी। बोलो, बात समझ में आई? सर, इसलिए ये जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसी को ही क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था हमने कहां से ली है, फ्रांस से ली है, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था कहां से ली है, अमेरिका से। मेरा प्रश्न ध्यान से समझना, भारत लोकतंत्र कब बना? भारत लोकतंत्र कब बना? भारत लोकतंत्र कब बना? जिस दिन हिंदुस्तान ब्रिटेन से अलग होकर, जिस दिन हिंदुस्तान ब्रिटेन से अलग होकर भारत में किसका शासन हो गया था? जनता का शासन हो गया था। मतलब जिस दिन भारत में भारत का शासन लागू होगा, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, इसी के साथ भारत लोकतंत्र हो गया था। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ये तथ्य आपने दिया और इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? गलत। जहां से गलत होना था वहीं से शुरुआत की आपने। हमारे देश का एक व्यक्ति, मैं बार बार कह रहा हूं, एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व चुना, यानी गण के रूप में चुना। किसको चुना हमने? राष्ट्रपति को। जिस दिन हमारे देश में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च हुआ, उसी दिन हमारा देश क्या बना? गणतंत्र। और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। इसलिए भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी को। भारत लोकतंत्र कब बना? 15 अगस्त को। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? इसके लिए आपको तारीख ये दे रखी, देखो सामने, 26 नवंबर 1949 को। इस तरह सामान्य क्वेश्चन भी गलत होते हैं। भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना 26 नवंबर 1949, मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। नेक्स्ट, तो गणराज्य बनाने के लिए, भारत को क्या बनाने के लिए? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब याद रखना है आपको, भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार की न्याय? 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। क्रम से भी याद रहना चाहिए। पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, और स्वतंत्रता में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता।
कितने प्रकार की? दो दो प्रकार की समता, एक तो प्रतिष्ठा और एक अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, जैसे कि आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 पढ़ा है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की, यहां से फिर याद रखेंगे, गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, फिर इंपॉर्टेंट, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा में संविधान को क्रम से याद रखना है। पहले ग आएगा, फिर ध आएगा, उसके बाद में आ आएगा। गधा। ए में क्या आएगा? ग के बाद ध क्रम याद रखना, और ऐसे पहले आ नहीं आ सकता, तो ये दोनों बाद में आएगा। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये संविधान, ये जो प्रस्तावना है, ये आपको हूबहू रटी हुई होनी चाहिए। हूबहू, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान में 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी 2 प्रकार की समता, और क्या व्यक्ति की गरिमा संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। राष्ट्र की एकता संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। अखंडता शामिल है। संप्रभुता शामिल है। संप्रभुता शामिल है। संप्रभुता शामिल नहीं है। प्रभुत्व संपन्न, इसको संप्रभुता नहीं। इस तरह तो आप समाजवाद शामिल है? नहीं है, समाजवादी है। पंथ निरपेक्षता शामिल है? नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष शामिल है? नहीं है, धर्म निरपेक्षता शामिल है? नहीं है। इतना सा क्यों चाहिए? तो दोबारा याद करें आप, आज ही याद हो जानी चाहिए प्रस्तावना। रास्ते में जाते हुए किसी आदमी से रोक के पूछे प्रस्तावना याद है तेरे को? नहीं, मैं बताऊं। नहीं है तो मैं बताऊं। क्लियर? ये सब हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, यानी हिंदुस्तान के समस्त नागरिक, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता शब्द कहां से लिया है? 3 नारे दिए थे फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता,
बंधुता। यस। तो बंधुता का कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है। अब ध्यान से समझना, इस प्रस्तावना में ये जो 3 शब्द बाद में जोड़े हैं, ये भी 99% एग्जाम में पूछा जाता है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द आपको विशेष ध्यान रखने हैं। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार नाम लोगे आप, लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में फिर भी गलत होता है। या तो 3 का एक साथ समूह देगा, 3 का समूह, बहुत कम चांस है कि निम्न में से कौन सा शब्द नहीं है उसमें। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। हेलो, ऑप्शन दे दिए मैंने 4। संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। संप्रभुता 42वें संविधान संशोधन से नहीं जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन से क्या नहीं जोड़ा? संप्रभुता नहीं जोड़ा। दोबारा सुनो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं है? इनमें से ही देगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता। पंथनिरपेक्षता। पंथनिरपेक्षता। इतना क्यों करेगा? प्रस्तावना सीधी है, लेकिन सीधी में से ही डिफिकल्ट क्वेश्चन निकाले जाते हैं। अब बात समझने की ये है कि हमारी जो ये प्रस्तावना है, इसको लेकर बहुत विवाद रहा है और प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। एक बार ही क्यों हुआ है? 5 बार करे ना? एक बार ही क्यों हुआ है? 2 बार करते, 3 बार करते, 4 बार करते। अरे मैं यूं कह रहा हूं, संशोधन नहीं कर सकते क्या इसमें? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं। हाँ सर। क्या संविधान में ऐसा लिखा है कि एक बार ही कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखा। तो दोबारा क्यों नहीं किया? अरे तो मत थोड़े तो संशोधन तो करते, माना हम थोड़ी कर रहे हैं, तुम ढांचा परिवर्तन करो। सर ये पूर्ण हो गया, इसमें एक भी शब्द, इसमें कोई कमी नहीं रही। नहीं, इसमें सर कोई एक भी शब्द जोड़ता है तो संविधान में भी उसको पूरे को जोड़ना पड़ता है। जैसे कि अगर अखंड से जोड़ा है तो उसका भी अनुच्छेद। अरे तो जोड़ दो ना, हम कब मना कर रहे हैं मत जोड़ो। तो फिर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता क्यों जोड़े? ऑलरेडी थे। किसमें? सर ये है ना, इन शब्दों की वजह से और देशों में क्रांति हुई, तो ऐसा भारत में ना हो, इस वजह से इन शब्दों को जोड़ा गया। वाह, ये तो यूनिक आंसर दिया है। ये तो आप सिलेक्शन वाली बात कर रहे हैं। हाँ जी, प्रस्तावना में क्यों संशोधन नहीं हुए थे? पहली बात तो ये है क्योंकि भारतीय संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 हमें संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है। किसमें? संविधान में। संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, लेकिन 1952 में ही संविधान की प्रस्तावना में संशोधन का प्रस्ताव आ गया। 1952 में, लेकिन संशोधन करने नहीं दिया। और ये वाद चलते 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 1958 में पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? 1958 में। 1958 में जो ये वाद था, इस वाद का नाम है गोपाल स्वरूप। गोपाल स्वरूप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, और स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बढ़ेगा यहां से, बहुत ही अच्छा।
गोपाल स्वरूप आया तो ये 57 में था, रिपोर्ट बाद में 58 में दी हो भले से। गोपाल स्वरूप बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद था, इसमें माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये कौन से वाद में बताया? 1957। उसके बाद में आता है 1960 में बेरूबारी वाद। बेरूबारी वाद 1960 का जो ये बेरूबारी वाद है, इस बेरूबारी वाद में ये कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। अच्छा, कि संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, लेकिन अच्छा, संविधान का अंग नहीं। उस न्यायाधीश के रूप में आप ही थे वहां पर। जहाँ पर अपने संविधान की भाषा जटिल और संदिग्ध होती है, तो उसे प्रस्तावना। ध्यान से समझना, बेरूबारी वाद में कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दोबारा सुनना, जो ये गोपाल स्वरूप वाद है, इसमें कहा था कि इसको न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। जैसे अनुच्छेद 37 पढ़ा है आपने, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो अनुच्छेद 37 के समान गोपाल स्वरूप वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, लेकिन इसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, यानी ये वाद का विषय नहीं है, वाद का विषय नहीं है। और 1960 में क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। फिर तीसरी बात, 1973 में, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य कब आया? 1973 में। इसमें क्या कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन से? उसके बाद में एक वाद और आता है, एस.आर. बॉम्बई वाद 1992। एस.आर. बॉम्बई, एस.आर. बॉम्बई वाद क्या कहता है कि जो प्रस्तावना है ना, इसमें आप भले ही संशोधन करें, भले ही संविधान का भाग है, लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 जो है, न्यायिक पुनरावलोकन विधि, इसमें और भी बहुत कुछ लिखा है। उसमें लिखा है कि आप मूल अधिकारों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकते। मेरे को आप ये बता दें कि संविधान का मूल ढांचा क्या है? संविधान का मूल ढांचा क्या है? प्रस्ताव नहीं, ये प्रस्तावना मूल ढांचा है? नहीं सर, जनता है, जनता है। संविधान का मूल ढांचा क्या है? जनता। क्या कहीं लिखा है? संविधान में लिखा है? किसी अनुच्छेद में लिखा है? संविधान का मूल ढांचा है क्या? मेरे को ये बताओ। उसमें नहीं बदलेंगे हम, तो इसमें बदलेंगे, लेकिन ये बताओ संविधान का मूल ढांचा क्या है? सर ये जो शब्द दे रखे हैं ना, ये मूल ढांचे हैं। संविधान विशेषज्ञ है ना? सर संविधान जनता के लिए बनाया गया है, तो जनता हो जाएगी ना।
इनसे मूल संविधान तैयार किया गया था जिस तुम्हारे शब्दों से इनका अर्थ नहीं निकलेगा, मेरे प्रश्न तुम्हारे शब्दों से नहीं निकलेंगे। कहीं सोच लो, 3 दिन तक भी अर्थ निकालोगे तो नहीं निकलेंगे, ये चैलेंज है। संविधान के मूल ढांचे को तो संसद भी परिभाषित नहीं कर सकती, खुद संविधान परिभाषित नहीं कर सकता, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति परिभाषित नहीं कर सकता, तुम परिभाषित कर रहे हो। संविधान का मूल ढांचा इसको बताएगा कौन? केवल सुप्रीम कोर्ट कि संविधान का मूल ढांचा क्या है। लिखा हुआ कहीं नहीं है, कहीं तुम समझ लो लिखा हुआ है संविधान की भाई सुप्रीम कोर्ट के पास रखे होगा मूल ढांचो। मूल ढांचे का मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मूल ढांचे का मतलब कोई सबसे पहले बना हुआ संविधान नहीं है। मूल ढांचे का मतलब यह है कि भारतीय जनता की आवाज क्या है और उस समय संविधान निर्माताओं की क्या विचार थे, क्या सोच थी, उनकी क्या दूरदृष्टि थी और वो कैसा भारत का निर्माण करना चाहते थे, इसको केवल परिभाषित करेगा, निर्धारित करेगा तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये प्रस्तावना में जो शब्द लिखे हैं ये डिसाइड नहीं करेंगे। तो मूल ढांचे को बताने का कार्य केवल किसके हाथ में है? सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। अगर किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को एक है कि नहीं ये गलत हो गया तो वो कहेगा कि एक संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, उसमें भी वही अनुच्छेद 13 में यही लिखा है कि संविधान में आप संशोधन करें, मूल अधिकारों में संशोधन करें, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात भी अनुच्छेद 13 में लिखी है। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। ये कोई सामान्य अनुच्छेद नहीं है। इनको पढ़ोगे तो एक एक किताब, एक एक अनुच्छेद गए, एक एक किताब पूरी। लेकिन अब किताब तो नहीं पढ़नी, लेकिन उसकी अवधारणा को अपन धीरे धीरे समझे। तो प्रस्तावना क्या चीज है थोड़ा सा समझे। ये प्रस्तावना का जो विचार है, ये प्रस्तावना का विचार सबसे पहले कब जन्म लिया? इस प्रस्तावना के विचार ने संविधान पढ़ा है, बहुत पढ़ा है संविधान, जानते हैं संविधान को। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम कौन सा आया था? बहुत सारे आए। राष्ट्र 1935 100% गलत है। संविधान की प्रस्तावना का विचार सबसे पहले मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में आया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का विचार आया है। फिर किसने दिया? मांग किसने की संविधान की? उसके आधार पर जिस तरह संविधान की मांग उठी है, तो मांग के लिए सबसे पहले देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने थे आगे चलकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर लाहौर में क्या कर रहे थे? अधिवेशन। उस अधिवेशन में आधी रात को रावी नदी के तट पर पहला तिरंगा फहराया था 26 जनवरी 1929। 26 जनवरी 1929 को जब पहला तिरंगा फहराया था, तब नेहरू जी ने कहा था कि हम इसी तरह प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया? 1930 26 जनवरी 1930।
एक जगह क्यों है? आप सरल नहीं समझे, प्रस्तावना बहुत डिफिकल्ट चीज है। प्रस्तावना को पढ़ने के लिए पूरा व्यू चाहिए, खुला हुआ आदमी चाहिए दिमाग का। अगर इसको हम शुरू में पढ़ते और पढ़ाते, आधी समझ में नहीं आती, लेकिन अब इसका कुछ व्यू आपके अंदर बनाएगी। प्रस्तावना वास्तविकता में है क्या, हकीकत में प्रस्तावना को किस रूप में दिया है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामों से इसको संबोधित किया है। जैसे के मुंशी साहब है, के मुंशी ने इसको संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा। संविधान की, दो धीरे धीरे याद करेंगे आप। संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? के मुंशी ने। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। इसको संविधान की आत्मा भी कहा है। किसने कहा संविधान की आत्मा? भार्गव। किसने कहा संविधान की आत्मा? भार्गव जी। कौन सा भार्गव? कई लोग कहते हैं कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नेहरू जी ने कहा है। क्या बात सही है? दोनों प्रश्नों में से आप बताएं, नेहरू जी ने कहा है या ठाकुरलाल भार्गव ने कहा है? ठाकुरलाल भार्गव ने, दोनों ने कहा। वाह वाह। एक नया प्रश्न कि संविधान की प्रस्तावना को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा है? बिल्कुल भी नहीं। अनुच्छेद 32 को कहा है। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। गुंजन, किसने कहा? ठाकुरलाल भार्गव ने ही कहा है। राजनीतिक रूप से कैसे शब्दों में पंडित नेहरू का नाम आता है, लेकिन जो परिभाषित रूप में पंडित जवाहरलाल ने ये भी कहा था, एक शब्द और कहा था, इसको दो कहा था इसको। तो राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? के मुंशी ने। अगर संविधान, ध्यान से समझना, अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये किसने कहा था? अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। ये किसने कहा है? डॉक्टर सुभाष कश्यप। डॉक्टर सुभाष कश्यप ने क्या कहा? उसकी आत्मा है। अगर संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान पर उस खड़ी अट्टालिका प्रस्ताव तथा निर्देश है, तो संविधान के अनुच्छेद उस तथ्य की सिद्धि के साधन है। ये पूरा कथन है किसका? डॉक्टर सुभाष कश्यप का। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुरलाल भार्गव ने कहा है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के मुंशी ने कहा है, लेकिन राजनीतिक कुंडली का है, कुंजी नहीं कहा है। राजनीतिक कुंडली का है के मुंशी ने और कुंजी का है अर्नेस्ट बारकर ने। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक की प्रस्तावना समझ में आई? यस सर। पक्का? यस। प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे ओके। इसको मिटाने के बाद? यस सर। धन्यवाद।